हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा IAS पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर जनसंख्या संगठन के सभी शॉर्ट एवं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन क्या है कि जनसंख्या संगठन अथवा जनसंख्या संरचना से क्या तात्पर्य है। क्या तात्पर्य है जनसंख्या संगठन अथवा जनसंख्या संरचना से। तो क्या होगा, जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करता है जिसकी माप की जा सके। जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक आयु, लिंग, साक्षरता, ग्राम्य नगर अनुपात तथा व्यावसायिक संरचना आदि है, जिनकी माप 10 वर्षीय जनगणनाओं में की जाती है। अगर जनसंख्या संगठन अथवा जनसंख्या संरचना से तात्पर्य पूछे तो आपको ये पॉइंट वहाँ पे नोट कर देना है। आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार सुन करके आप इसको अपने माइंड में सेट करके या इसको वीडियो रोक करके इसको पढ़ करके आप इसको याद कर सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात को परिभाषित करें। लिंग अनुपात किसे कहते हैं या लिंग अनुपात को परिभाषित करें तो होगा, किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों व पुरुषों का अनुपात है। किसी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों व पुरुषों का अनुपात क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। किसी जनसंख्या की लिंग संरचना को सामान्यतः स्त्री पुरुष अनुपात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। क्या करते हैं? स्त्री एवं पुरुष के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब आगे है, लिंग अनुपात को परिभाषित करने वाले प्रमुख कारक का वर्णन करें। तो लिंग अनुपात को परिभाषित करने वाले प्रमुख कारक क्या है? सबसे पहले है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर। तो जन्म दर किसे कहते हैं? तो समस्त जीवधारियों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जन्म की प्रधानता होती है। बात सही है कि सबसे अधिक क्या होता है? पुरुष होता है। यद्यपि अधिकांश समाजों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष की प्रधानता जन्म के समय अधिक रहती है, किंतु प्रत्येक देश के लिए यह सत्य नहीं है। कहते हैं ये प्रत्येक देश के लिए सत्य नहीं है। हो सकता है भारत में उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन अदर कंट्री में उसका ज़्यादा वैल्यू होगा स्त्रियों का, है कि नहीं है? लेकिन अब सभी जगह समान हो गया है। अब सभी जगह स्त्री और पुरुष समान दृष्टि से देखे जाते हैं। अब आगे मृत्यु दर क्या है? तो जैविकीय दृष्टि से पुरुष और स्त्रियों में विभिन्न बीमारियों बीमारियों के प्रतिरोधी शक्ति। देखिए इसमें जो है ना मृत्यु दर, जन्म दर के विषय में कुछ कुछ संक्षेप में तो लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वर्णन है ना ऊपर क्वेश्चन में। प्रमुख कारणों का वर्णन करें। भिन्न भिन्न होती है। विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में अधिक होती है, अतः बालकों के जन्म के समय की अधिकता कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। 30 वर्ष के बाद स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। कहते हैं 30 वर्ष के बाद क्या होती है? स्त्रियों की संख्या बढ़ जाती है। अब है तीसरा स्थानांतरण। तीसरा पॉइंट क्या है? स्थानांतरण। बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा। स्थानांतरण क्या है? तो स्थानांतरण व्यापक रूप से लिंगानुपात को असंतुलित करता है, क्योंकि सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि कारण स्थानांतरण में लिंगानुपात को निर्धारित करते हैं। पहले स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में स्थानांतरणशीलता अधिक थी, किंतु अब यातायात व संचार साधनों के विकास के कारण विकसित देशों में स्त्रियों भी स्थानांतरित होने लगी है। अब आगे क्वेश्चन है जो वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो क्या होगा ये? आयु संरचना किसे कहते हैं? आयु संरचना किसे कहते हैं? तो किसी भी जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता होती है, क्योंकि आयु संरचना विभिन्न जनांकीय तथ्यों के साथ ही अनेक सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को भी प्रभावित करती है। इसके अंतर्गत किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में आयु वर्ग के अनुपात का अध्ययन किया जाता है, अर्थात
कितने लोग बचे हैं, कितने लोग प्रौढ़ हैं तथा कितने वृद्धि हुए, ये सब की जानकारी जिससे मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। अब आगे है कि आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है, वर्णन करें। आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या को 3 वर्गों में विभक्त किया गया। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। तो कौन कौन सा वर्ग है? प्रथम वर्ग है जो वर्ग जिसका वर्णन निम्न है। प्रथम है बालक आयु वर्ग। तो बालक आयु वर्ग का कितना है? 0 से लेकर 14 वर्ष। और वयस्क आयु वर्ग कितना है? 15 से लेकर के 59 वर्ष। और वृद्ध आयु वर्ग कितना है? 59 से लेकर 65 वर्ष से भी अधिक। ये आपको पूछ लेगा कि 0 से लेकर 40 अति 14 वर्ष तक किसका आयु वर्ग है, तो बालक का होगा, बाल का होगा। और 15 से लेकर 59 कितना होगा? वयस्क आयु का। और 59 से लेकर 65 किसका होगा? वृद्ध आयु वर्ग का। आपको ये सब ध्यान में रखना होगा। अब आगे है, प्रथम है कि बाल आयु वर्ग क्या है, इसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्या होगा? इस आयु वर्ग में 0 से 14 वर्ष या 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे सम्मिलित होते हैं कि नहीं होते? यह आयु वर्ग अनुत्पादक होता है, साथ ही इनके पालन पोषण एवं शिक्षा आदि पर अधिक व्यय होता है कि बच्चों पर सबसे अधिक खर्च होता है कि नहीं होता है, जिसका आर्थिक भार वयस्क आयु वर्ग पर पड़ता है। इसे आश्रित जनसंख्या कहते हैं। तो आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, ये पॉइंट आप यहाँ से नोट करेंगे। जिसका आर्थिक भार वयस्क आयु पर पड़ता है, इसे हम क्या कहते हैं? आश्रित जनसंख्या कहते हैं। अब आगे है कि वयस्क आयु वर्ग क्या है। वयस्क आयु वर्ग क्या है? तो इस आयु वर्ग में 15 से लेकर 59 वर्ष तक के लोगों को सम्मिलित किया जाता है। इस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। इस जनसंख्या को क्या कहते हैं? कार्यशील जनसंख्या। और ये ऊपर वाला जो था क्या है? बाल आयु। अब आगे क्वेश्चन है कि आयु लिंग पिरामिड या जनसंख्या पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना के अनुपात को व्यक्त करने हेतु विशेष प्रकार के रेखाचित्र का निर्माण किया जाता है जो पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसी कारण इसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। तो क्या आपने जान गए कि आयु लिंग पिरामिड किसे कहते हैं। अब आगे है कि जनसंख्या पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। तो जनसंख्या पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। इसका वर्णन निम्न है। एक है वृद्धिमान जनसंख्या, दूसरा है स्थिर जनसंख्या और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। अब वृद्धिमान जनसंख्या क्या है, इसको आप वैसे 2 नंबरिया के रूप में भी पूछ सकते हैं। 2 नंबर में जो लघु क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसमें आपको ये पूछ सकता है कि वृद्धिमान जनसंख्या क्या है। तो यदि किसी पिरामिड का आधार चौड़ा है तथा ऊपर की ओर शिखर लगातार पतला होता जाता है, तो इसका तात्पर्य है कि जन्म एवं मृत्यु दर दोनों उच्च है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफ्रीका एवं कुछ लैटिन अमेरिकी देशों में आयु संरचना ऐसी ही है। नाइजीरिया इस वर्ग का सर्वोत्तम उदाहरण है। अब आगे है कि स्थिर जनसंख्या क्या है। स्थिर जनसंख्या क्या है? तो जब पिरामिड का आकार नीचे से मध्य भाग तक लगभग लंबवत हो और शीर्ष भाग भी अपेक्षाकृत कम ढाल वाला है, तो यह स्थिर जनसंख्या का घातक होता है। ऐसे देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों न्यूनतम स्तर पर होती है। जैसे फ्रांस का आयु लिंग पिरामिड अधिकांश विकसित देशों में यही प्रतिरूप मिलता है। यह क्या हुआ? यह स्थिर जनसंख्या का है। अब आगे है ह्रासमान जनसंख्या क्या है। तो जब पिरामिड का आकार नीचे पतला और मध्य में अपेक्षाकृत मोटा तथा शीर्ष मध्यम ढाल वाला हो, तो यह घटती जनसंख्या को व्यक्त करता है। ऐसे देशों में जन्म दर ऋणात्मक तथा मृत्यु दर बहुत कम होता है। यूरोपीय देश स्वीडन, इटली
आदि इसी श्रेणी में आने वाले देश है। स्वीडन का आयु लिंग पिरामिड प्रदर्शित है। अब आगे क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्या होगा, किसी भी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों एवं पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। किसी भी जनसंख्या में सभी आयु वर्गों की कुल स्त्रियों एवं पुरुषों के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। अब आगे है कि विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है। विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट को भी हम इस बीच में नोट करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होगा, अगर आप इसके साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे तो और आप लाभ उठा सकते हैं। तो विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात किस देश का है, तो लाटविया का है। कितना है, तो 100 पुरुष पर 1187 स्त्रियां हैं। आप हमें बताएंगे कि भारत का लिंग अनुपात क्या है। अब आगे है कि सबसे कम लिंग अनुपात किस देश का है, तो संयुक्त अरब अमीरात का, जिसमें क्या है 1000 पुरुष पर 468 स्त्री है। बताइए कितना कम है। अब आगे है 2011 में जनगणना के अनुसार प्रति पुरुष के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, तो 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। यह किसका है, यह भारत का है। अब आगे है कि संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो 48% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। अब आगे क्वेश्चन है कि विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या कितनी पाई जाती है। विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या कितनी पाई जाती है, तो 76% पाई जाती है। आपको ध्यान। अब आगे है कि विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या कितनी पाई जाती है, तो 41% पाई जाती है विकासशील देशों में। अब आगे है वर्तमान में विश्व का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है, तो कितना प्रतिशत, 53% जनसंख्या जो है ना नगरों में निवास करती है। अब आगे है साक्षरता क्या है, तो किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर व्यक्तियों के प्रतिशत को साक्षरता कहते हैं। आपसे 2 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या होगा, किसी देश या प्रदेश की कुल जनसंख्या में साक्षर, जो भी थोड़ा सा पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उसके प्रतिशत को क्या कहते हैं, साक्षरता कहते हैं। अब आगे है कि कितने वर्ष के पुरुष स्त्री सक्रिय जनसंख्या में सम्मिलित किए जाते हैं। सक्रिय जनसंख्या में सम्मिलित किए जाते हैं तो 15 से लेकर के 59 वर्ष तक के। अब आगे है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। VVI क्वेश्चन है ये भी। तो जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करती है जिसकी माप की जा सके। जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक आयु, लिंग, साक्षरता, आवास, जीवन प्रत्याशा आदि है। इसका क्या है, प्रमुख घटक कौन कौन है, आयु हुआ, लिंग हुआ, साक्षरता हुआ, आवास हुआ, जीवन प्रत्याशा आदि। ये क्या है, जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक हुए। तो जनसंख्या संगठन का मतलब समझते हैं क्या हुआ, इसका मतलब कि जनसंख्या संगठन जनसंख्या के उस पक्ष को प्रदर्शित करती है जिसकी माप की जा सके। अब आगे है कि आयु संरचना का क्या महत्व है, लिखिए। तो आयु संरचना किसी भी जनसंख्या की एक आधारभूत विशेषता होती है, क्योंकि आयु संरचना विभिन्न जनांकीय तथ्यों के साथ ही अनेक सामाजिक आर्थिक क्रियाओं को प्रभावित करती है। आयु संरचना के अध्ययन से जनसंख्या में कार्यशील श्रम शक्ति, युवा जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या आदि का पता चलता है। अब आगे क्वेश्चन है कि लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो क्या होगा इसका आंसर। कहते हैं कि लिंग अनुपात से हमारा तात्पर्य पुरुष स्त्री के संख्या के अनुपात से है। इसके अंतर्गत प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की गणना की जाती है। अब लिंगानुपात बराबर क्या होता है, अगर आप वो इसका ये परिभाषा दे करके अगर आप ये सूत्र लिख देते हैं तो बहुत उत्तम होता है। तो क्या होगा,
लिंगानुपात बराबर होता है स्त्रियों की संख्या गुना 100 बट्टे पुरुषों की जनसंख्या। अब आगे है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है? तो क्या होगा? सिंगापुर। 100% शहरी जनसंख्या वाले देश कौन सा है? सिंगापुर। किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो क्या होगा इसका आंसर? कहते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। आगे है विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? नाइजर है। आपको याद रखना है ये सब पॉइंट। अब आगे है कि विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन है? नगरीकृत देश कौन है? तो क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका है। आगे है कि उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप कौन है? तो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर वाले। साक्षरता जनसंख्या का सामाजिक पक्ष है। आपको क्वेश्चन कहेगा कि साक्षरता जनसंख्या का कौन सा पक्ष है? तो क्या होगा? सामाजिक पक्ष है। अब आगे क्वेश्चन है कि साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डाले। कारकों पर प्रकाश डाले तो कैसे इसको लिखेंगे साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। 1 नंबर में क्या है? अर्थव्यवस्था का प्रकार। दूसरा है नगरीकरण। तीसरा है जीवन स्तर। चौथा है प्राविधिक विकास स्तर। अगर आप ये सब मेन पॉइंट को अगर आप याद करते हैं तो इसके विषय में कुछ ना कुछ अपने मन से भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपको ये सब मेन पॉइंट को ध्यान से देखना होगा। अब आगे है कि 5वां पॉइंट है जातीय संरचना। 6ठा पॉइंट है समाज में स्त्रियों की स्थिति। और 7वां है यातायात व संचार के साधन। और 8वां है सरकारी नीति। कम से कम इसमें आपको 5 को याद रखना पड़ेगा। अब आगे है कि अर्थव्यवस्था का प्रकार। अर्थव्यवस्था का कितने प्रकार का है या क्या है? तो कहते हैं कि निर्वाह मूलक कृषि तथा पशुपालन की अर्थव्यवस्था में साक्षरता कम तथा कृषि कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों में लगे लोगों में साक्षरता अधिक पाई जाती है। अब आगे है नगरीकरण। नगरीकरण की मात्रा तथा साक्षरता में धनात्मक संबंध होता है। नगरीकरण की उच्च मात्रा होने से साक्षरता दरें उच्च होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में विविध क्रियाकलापों में पारिवारिक रूप से बच्चे भी कार्य करने लगते हैं, जिनसे शिक्षा की ओर से विमुख हो जाते हैं। यह क्या है? नगरीकरण के विषय में बताया गया है। अब आगे है कि जीवन स्तर क्या होता है? तो जीवन रहन सहन के उच्च स्तर वाले परिवारों से साक्षरता अधिक पाई जाती है। ये सभी क्या है? साक्षरता के विषय में बता रहे हैं ना कि नगर में कैसे होते हैं साक्षर, या अर्थव्यवस्था कैसे मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस टाइप से है कि नहीं है। उसके बाद क्या है कि अधिक पाई जाती है, जबकि निम्न स्तर वाले परिवारों में साक्षरता दर कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ शैक्षणिक सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। देखिए, जिसके जीवन में अगर मतलब खाना पीना अगर अच्छे ढंग से नहीं मिल रहा है तो वो शिक्षा कहाँ से ग्रहण करेगा वही थोड़ा बहुत करके। अब आगे चौथा क्या है? प्राविधिक विकास स्तर। जहाँ औद्योगिक एवं प्राविधिक विकास अधिक हुआ है वहाँ साक्षरता दर पाई जाती है। इसके विपरीत जहाँ इनका विकास कम हुआ है वहाँ साक्षरता कम पाई जाती है। बात तो सही है कि जहाँ पे क्या है, जहाँ पे विकास कम हुआ है वहाँ साक्षरता कम पाई जाती है। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि समाज जातीय संरचना भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? प्रभाव डालता है। जातीय संरचना भी प्रभाव डालता है। तो विभिन्न जातियों एवं वर्गों में विभक्त समाज में साक्षरता में भिन्नता पाई जाती है। वर्तमान समय में विभिन्न जातियों में प्रतिद्वंदिता के कारण साक्षरता दर बढ़ रही है। ये क्या है? साक्षरता के विषय में बताया जा रहा है। अब आगे है समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या हुई? साक्षरता को लेकर के बता रहे हैं कि समाज में स्त्रियों की स्थिति क्या है। तो जिस समाजों में स्त्रियों की दशा निम्न तथा प्रतिष्ठा कम होती है उनमें स्त्री साक्षरता कम पाई जाती है, जबकि
वे समाज जहाँ मतलब वहाँ स्त्रियों को अधिक महत्व दिया जाता है, वहाँ शिक्षा प्रसार भी ध्यान दिया जाता है। वहाँ पे क्या होता है, शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। अब आगे है यातायात व संचार के साधन। तो क्या होगा, विकासशील देशों में यातायात व संचार के साधनों का साक्षरता वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। इससे ग्रामीण क्षेत्र नगरों से जुड़ते हैं, अतः उनमें शिक्षा के प्रति लगाव होता है। अब आगे इसका 8वां पॉइंट है कि सरकारी नीति, इसका भी प्रभाव साक्षरता पर पड़ता है। सरकारी नीति का भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। विकासशील देशों में अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम वृद्धि में सहायक होते हैं। ये सब किसका था, ये सब जो अभी हमने पॉइंट स्टार पॉइंट दिए हैं, ये सब क्या है, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक था। ये क्या था, साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन था। प्रथम था अर्थव्यवस्था का प्रकार, दूसरा था नगरीकरण, तीसरा था जीवन स्तर, चौथा था प्राविधिक विकास स्तर, और पांचवा क्या था, जातीय संरचना, छठा था समाज में स्त्रियों की स्थिति, सातवां था यातायात व संचार के साधन, और आठवां था सरकारी नीति। और इसका थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉइंट दे दिए। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा 5 नंबर में। तो दोस्तों आज हमने ये तीसरा चैप्टर भी ख़त्म कर दिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए आए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे एवं बेल आइकन को भी दबाएंगे। देखिए अब आपके एग्ज़ाम का समय बहुत नज़दीक आ गया है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ये लाइफ में आपको एक बार ही मौका मिलता है कि हम कुछ अच्छे कर ले, चाहे आप 10th का छात्र हो या 12th का, कोई भी हो। आपके लाइफ में सिर्फ एक मकसद अभी होना चाहिए कि हमको अच्छा से अच्छा पढ़ाई करना है और अच्छे से अच्छे मार्क लाना है, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल बिना मार्क का कुछ भी नहीं होता है। कोई भी काम अगर जाएंगे तो आपको मार्क देखेगा, इसलिए आप कुछ दिन मेहनत करें और सफलता पाए। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।